नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्टमी और नवमी दोनों का संयोग एक साथ है और आप सभी को महाअष्टमी और दुर्गा नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन खबरों की ओर रुक करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, फिर से खुलेगी प्रवेश की लिंक। कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर डीएसपी पर आरोप। गरोठ में हुआ 3 करोड़ का घोटाला। और रामघाट पर हुआ पूजन, श्वानों को पिलाया दूध। सरकार आए दिन गरीबों और जनता के विकास के लिए नई नई योजनाएं सामने लाती है, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते उन योजनाओं में भ्रष्टाचार की दीमक आखिरकार लग ही जाती है। ऐसी ही एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जिले उमरिया से। उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के ही विभाग आदिम जाति कल्याण में 30 जुलाई से 8 अगस्त तक में 3 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य करवा दिया गया और 8 दिन में पूरा बजट निकाल लिया गया। आपको बता दें, इस घोटाले की जानकारी एक आरटीआई से मिली। जब इस मामले पर जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने संज्ञान लेते हुए सारे रिकॉर्ड्स खंगाले तो खुद उनने जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्व कलेक्टर के हस्ताक्षर करवाई गई नोट शीट पेश की गई। तब कलेक्टर ने तत्काल बाबू ब्रजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण आनंद राय सिन्हा का वित्तीय प्रभार समाप्त करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। मुझे शंका है कि कुछ कार्य जो स्वीकृत हुए वो इतने कम समय में पूर्ण कर लिए गए हैं कि संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में कार्य हुए हैं भी कि नहीं। इसलिए मैं उनकी वास्तविक मौके पर जांच कराऊंगा और अगर फर्जी कार्य कराना पाया जाता है तो सभी दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। इसी क्रम में मेरे द्वारा अभिलेखों की जाँच की गई एवं अभिलेखों में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाए जाने पर जो संबंधित लिपिक हैं जो निर्माण शाखा देखते हैं आदिवासी विकास विभाग ब्रजेंद्र सिंह, उन्हें निलंबित कर दिया है, जिससे कि जांच कार्य में बाधा उत्पन्न न कर पाए। जांच चल रही है और जांच पूर्ण होने तक उनका वित्तीय प्रभार मेरे द्वारा नीरज खरे जो डिप्टी कलेक्टर है मेरे द्वारा ट्राइबल में आरटीआई लगाई गई थी। ये पहली जानकारी तो मेरे को मिली है, लेकिन अधूरी जानकारी दी है वो। तो मैं कलेक्ट्रेट में अपील किया। मैं मांगा था उसमें क्या नाम है, बाउंड्री वाल की बरेवा और अमरपुर कॉलोनी करकेली और इनकी नोट शीट मांगा था मैंने और एफडीआर की छाया प्रति और 5% परफॉर्मेंस राशि जो बिलो राशि होती है उसकी कापी मांगी थी, लेकिन उनके विभाग द्वारा आज तक मेरे को नहीं दी गई जानकारी। अपील में अभी डेट आगे बढ़ा दी है कलेक्टर साहब, 3 तारीख को मिलेगी। ये जो पुताई वाले काम है 4-4 लाख 1 करोड़ 55 लाख के हैं, कागज मेरे को उसमें है मेरे पास। और बाउंड्री वाल है 10-10 लाख के हैं जो परियोजना द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 3 बाउंड्री वाल तो बाकी जानकारी नहीं है, लेकिन 3 बाउंड्री वाल तो श्योर है कि वो उनके काम पहले हो चुके हैं पूर्व ठेकेदारों द्वारा। उसमें 1-1 फीट की बाउंड्री उठा दिए हैं और नीचे तक पैसा पूरा निकाल लिए, नीचे से पैसा पूरा निकाल लिए हैं। और जिसे जो ठेकेदारी में जो रजिस्ट्रेशन एफडीआर जो जमा होती है, जिसे 3 करोड़ काम हो गया, तो उसकी 26 जैसे 25% एक बिलो राशि है मानपुर वाले की, 26% है परकेली वाले की, इस तरह 26% टोटल बिलो राशि है। तो उसकी जो गैप की जो राशि जमा होती है 10% मान लीजिए, तो उसका होता है 20-25 लाख रुपये जो भी होता होगा। उसमें अधूरी तो एक तो एफडीआर है उसमें, और बाकी एफडीआर मुकेश दुबे के नाम से खुद स्वयं की एफडीआर जमा है विभाग में, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ठेकेदार द्वारा, क्योंकि विभाग के नाम में संयुक्त ट्राइबल विभाग या मुकेश दुबे के नाम से बनना चाहिए वो। और जो परफॉर्मेंस राशि जो 5% सेक्रेटरी मनी होती है, जिसे हम 2.5 लाख का काम लिए, 2 लाख का काम लिए, 3 लाख काम लिए, 5 नहीं 15 लाख रुपए, वो अमानत राशि विभाग में जमा ही होती है, एफडीआर के माध्यम से जमा होती है। तो वो तो जमा ही नहीं है, बिल्कुल जमा ही नहीं है। और जब हम लोग पूछते भी थे कभी क्या ऑफिस कभी जाते भी थे, तो साहब पूरे आपके शिकायत ये मिली है कि बोले नहीं पूरा रिकॉर्ड जमा है, कोई गुमराह कर देते थे हम लोग को। बोले ठीक है, आरटीआई के माध्यम से हम ले लेते हैं जानकारी कि पूर्ण की है कि नहीं की है। निविदा, एक तो निविदा की शर्त भी गलत है उसमें,
वित्तीय वर्ष के लिए ट्रैवल आवंटन आता है। मतलब ये माना जाए कि करोड़ों का गबन ये किए हैं, घोटाला किए हैं। 3 करोड़ का है सर, घोटाला किए हैं जी 3 करोड़ का है। उसमें मेरे को लगता है 15 से 20% ही काम हुए हैं, ज़्यादा काम नहीं हुए हैं इसमें। पूरी राजस्व हरत कर ली गई है। सुनने में तो ये भी आया है कि वो 30 तारीख को ऑर्डर होते 8 तारीख पूरी राशि ही निकाल लेते हैं। कागज मिले नहीं है तो जैसे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है पूरी 8 दिन में 8 9 दिन पूरी पास से राशि ऑर्डर कर लेती है। ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो 10-15 दिन में बन जाती है? कौन इंजीनियर एसडीओ जो मूल्यांकन कर देता है इनका तुरंत पैसा निकाल लेता है? देश में कई सालों से किसानों का बुरा हाल है। सालों से किसानों की आत्महत्या और उनके शोषण की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में एक खबर सामने आई उज्जैन क्षेत्र के घटिया से, जहां एक किसान ने डीएसपी पर कृषि भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि किसान ने पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी को शिकायत आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि डीएसपी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि उक्त जगह पर डीएसपी की भी निजी कृषि भूमि है। इस मामले में गौरतलब है जहां विवाद सीमांकन को लेकर है। आपको बता दें हम तो निवासी तो घटिया के हैं, पर अभी निवास हम दावत खेड़ी में कर रहे हैं। तो मामा साहब क्या मामला था जमीन का? उन्होंने पड़ोस में ज़मीन ली है 2.5 बीघा। तो वो 2.5 बीघा नाले में आ रही है, वो छोड़ दी और फंड के चक्कर में हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। रोड एक सामने सुतार समाज के हैं कैलाश जी, उनका रास्ता है वो भी रोक लिया और 1.25 बीघा ज़मीन पे कब्जा कर लिया अपनी। हमारी पैतृक ज़मीन है वो। क्या बोलते? मेरी 3 बीघा और 5। तो क्या बोलते हैं? मैंने फ़ोन पे बात करी, साहब बैठ के बात कर लो। तो क्या कर लो तेरे से? मैं तो एसपी हूँ डीएसपी हूँ, ऐसे बोले मेरे से। तो उन्हें क्या समझ के फ़ोन लगा दिया मैंने साहब तुमने मेरी ज़मीन पे कब्जा करा है तो इसके लिए बात तो करनी पड़ेगी। तो मेरे को क्या काम तुमसे बात करने से? तो तेरे को ऐसा करवा दूँगा, उठवा दूँगा, मैं एसपी हूँ, मैं वो फलाना हूँ में। वो हो गई। आज फिर सुबह खेत पे गए, वो मैंने खंबा निकाल दिया था, कब्जा नहीं करने दिया मैंने। तो खंबा निकाल दिया, तो तूने क्या समझ के खंबा निकाला? तेरी बहन का तेरी माँ का काट के गाड़ दूँगा, या खेत पे आ जा, यहीं गाड़ दूँगा तेरे को। मैंने कहा साहब आप गाड़ देना। मैंने कहा हमारा रिकॉर्ड देख लेना पिछला क्या है, ऐसी बात मैंने बोली। मैं 25 साल पुराना रिकॉर्ड देख लेना हमारा भी। ज़मीन किसके नाम से? मेरी माताजी के नाम से, भोली भाई के नाम से। कितने समय से निवास करते हैं? वो तो हमारी पैतृक ज़मीन है। इस साल कोरोना महामारी के चलते कई छात्र शिक्षा से वंचित रह गए हैं। कई छात्रों के इस वर्ष होने वाले एडमिशन भी महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। कई ऐसे हैं जो रुक गए हैं, जिनकी पढ़ाई भी रुक गई है। लेकिन अब बृहस्पति भवन में शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए फिर से लिंक खोली जा रही है। 23 अक्टूबर से 10 नवंबर तक यह चरण जारी रहेगा, जिसमें छूटे हुए विद्यार्थी फिर से एक बार प्रवेश ले सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उज्जैन में शुरू किए गए नवीन विधि महाविद्यालय में जल्द ही LLB और LLM की शिक्षा दी जाएगी। इसमें सीट भी बढ़ाई जाएगी। साइंस में, फिजिक्स में और सांख्यिकी में हमने तीनों नए पीजी के कोर्स खोलने की घोषणा की थी। उसकी विधिवत अनुमति उच्च शिक्षा विभाग से दे दी गई है। इसी प्रकार से BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी अभी हमने साइंस कॉलेज में प्रारंभ किया है। BSc मत्स्य विज्ञान में भी साइंस कॉलेज में इस साल से नया कोर्स खुला है, क्योंकि संभाग भर में हमारे मछली पालन के बहुत सारे तालाब भी हैं, नदियां भी है। तो इस समय इस कोर्स की अत्यंत आवश्यकता थी। ये कोर्स हमने उज्जैन में खोलने का निर्णय किया था और ये खोल लिया है। हमारे सांसद जी के निवास के पास GDC है, बहुत अच्छा कॉलेज है। उस अच्छे कॉलेज के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी से जूलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें स्नातकोत्तर स्तर के PG कोर्स हमने इसी सत्र से प्रारंभ करने की घोषणा की थी और वो चालू कर दिए। उनके एडमिशन भी अभी इस बार से चालू हो रहे हैं। ऐसे ही MSc बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि पाठ्यक्रम भी GDC में बच्चियों के लिए प्रारंभ कर दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण विषय आपकी जानकारी में और देना चाहूँगा, BBA ये पूरे प्रदेश में सरकारी स्तर पे कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। इसको हम अपने संस्कृत कॉलेज में इसी सत्र से चालू कर रहे हैं। इसके लिए एक डिपार्टमेंट पूरा खोल रहे हैं। माननीय महामहिम से बात करके हम इसी सत्र से उसके एडमिशन भी प्रारंभ करा देंगे। इस प्रकार से उच्च शिक्षा की दृष्टि से उज्जैन भी एक हब बने, तो बड़े पैमाने पे यहाँ आकर के लोग पढ़े, इसका लाभ लें।
और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये जो बदलाव हुए हैं, लगभग बहुत लंबे समय बाद एक साथ इतनी सारी सौगातें मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माधव कॉलेज ये बहुत पुराना 129 साल पुराना बिल्डिंग था, तो इस हेरिटेज बिल्डिंग की दृष्टि से भी हमने 5 करोड़ नए मंजूर कर रहे हैं। माधव कॉलेज का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसको उस स्वरूप को बनाते हुए वहाँ का गांधी हाल और पूरा भवन अपने आप में एक शिक्षा जगत का बड़ा अनूठा इतिहास है। कई सारे विद्वान यहाँ पढ़ के निकले हैं, उनकी दृष्टि से माधव कॉलेज का ये भवन हेरिटेज भवन के रूप में बनेगा। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में उज्जैन के महाशिप्रा तैराक दल ने भी महाअष्टमी पर रामघाट पर शिप्रा नदी का पूजन अर्चन किया। आपको बता दें कि महाशिप्रा तैराक दल ने पूजा के साथ साथ श्वानों को दूध भी पिलाया। इस दौरान महाशिप्रा तैराक दल अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास सहित अन्य सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दुर्गा अष्टमी होने पर आज हम सभी ने माँ शिप्रा की आरती की व अर्चना कर उनका दुग्धाभिषेक करा पहली बार, और आज हमने उनकी अर्चना भी। महाअष्टमी पर्व पर आज शिप्रा जी का पूजन अर्चन किया गया। नगर में माँ भगवती की हर जगह पूजा होती है। शिप्रा जी का भी विशेष करके इस तरीके से महाअष्टमी पर आज माता जी को याद कर पूजन अर्चन की गई, अभिषेक किया गया, दूध अभिषेक वगैरह। इसके अलावा आज शिप्रा जी से विशेष गुहार लगाई है कि पूरे प्रदेश पूरे देश में शांति और कोरोना महामारी को लेकर जो भी हमारे यहाँ विपदा आई और सबके संकट से निवारण हो, इसी को लेकर माँ शिप्रा तैराक दल ने आज शिप्रा जी का पूजन अर्चन महाअष्टमी में किया गया। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी के चलते महाअष्टमी पर उज्जैन में नगर पूजन भी किया गया। अभी हमने आपको बताया कि शिप्रा माता का पूजन किया गया, उसी के साथ साथ यहाँ नगर पूजन किया गया। आपको बता दें, परंपरा के अनुसार माता मंदिर में की गई महाआरती में कलेक्टर शामिल हुए। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ माता पूजा राजा विक्रमादित्य किया करते थे। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जिलाधीश द्वारा यह अब किया जाता है। यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह ने माता को मदिरा का भोग लगाया, महाआरती की। शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, साथ ही यहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसलिए यह पूजा करवाई जाती है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजन की परंपरा चली आ रही है। दादा बताएं, आज ये जो पूजा हुई इसका क्या महत्व है और इसको कलेक्टर पूजा क्यों करते हैं? ये पूजा जो है शहर की सुख शांति के लिए है। जो ये महामारी चल रही है, ये चल रही है, ये भी खत्म हो। हर साल होती है अष्टमी के दिन पूजा, और सिंगत का नहान होता है तो सबके पहले यहाँ नगर पूजा होती है, उसके बाद में नहान शुरू होता है। तो ये परंपरा बनी हुई है विक्रम संवत से ही, ये परंपरा आज भी चली आ रही है। ये राजाओं का राज खत्म हुआ तो कलेक्टर ही राजा है, तो कलेक्टर पूजा चढ़ाता है। पहले राजा महाराजा चढ़ाते थे, अब कलेक्टर द्वारा चढ़ती है पूजा। ये कितने टाइम से हो रही है इस पूजा का? तो कई वर्षों हो गए। राजा विक्रमादित्य का समय था जब से चली आ रही है पूजा। कोई नई पूजा नहीं है, बहुत पुरानी पूजा है। और ग्वालियर टेजरी से इसका 125 रुपया आता है, बाकी का कलेक्टर मिलाता है पैसे। अमृतलाल पुजारी। देखिए, उज्जैन की एक जो गौरवशाली परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है नगर पूजा की, आज उसका निर्वहन मेरे द्वारा अष्टमी के शुभ अवसर पर किया गया है। और प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है कि ये पूजा शहर के लिए अत्यंत आवश्यक है, शहर की सुरक्षा के लिए, यहाँ के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए। और उसी के अनुक्रम में शहर के प्रतिनिधि के तौर पर आज मेरे द्वारा ये पूजा संपादित की गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि माता का आशीर्वाद और बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा से नगरी पर रहा है और आगे भी रहेगा। और ख़ास तौर पर कोरोना जैसी महामारी का जिस तरीके से हम शहरवासियों ने डटकर मुकाबला किया है, माता का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का आशीर्वाद पहले भी रहा है। और आज की पूजा के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही, क्योंकि बहुत जल्दी वैक्सीन भी आने वाली है, बहुत जल्दी ही इसका प्रकोप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इस अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपने को भाग्यशाली समझता हूं मुझे ये पूजा संपादित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, महाकाल की सवारी को लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति है।
पृथ्वीपुर कालीबाड़ी में विराजमान मां काली का दरबार पूरे नगर में आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर मां के दर्शन और उनकी आरती के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहती है। छठवें दिन से मां के दरबार में भक्तजन भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। वहीं सप्तमी के दिन मां के दरबार में भस्म आरती का आयोजन रखा गया था, जिसमें सभी भक्तों ने शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। अवैध शराब का कारोबार दिन ब दिन दलोदा क्षेत्र में अपने पैर पसारता जा रहा है। इसी को रोकने के लिए दलोदा थाना प्रभारी अमित कुशवाहा और उनकी टीम ने बड़ी कार्यवाही की, जिसमें पुलिस ने 60 पेटी देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, इस पूरी कार्यवाही में 3 वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्यवाही करने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव के आते ही बड़े बड़े नेताओं की आम सभाओं में तेजी आ गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 30 अक्टूबर को सुवासरा में आम सभा करेंगे। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हीं को समर्थन देने सिंधिया वहां पहुंच रहे हैं। ये बता दें, इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने जोर आजमा रही है। सुवासरा में कमलनाथ भी अपनी सभा कर चुके हैं। भाजपा नेता मंत्री इमरती देवी हमेशा से ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती है। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे वो लाइमलाइट में आ गई हैं। इमरती देवी ने बातों बातों में कह दिया था कि पार्टी जाए भाड़ में। इससे उपचुनाव से पहले इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तरफ जनप्रतिनिधि पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो पार्टी को ही कह रहे हैं कि भाड़ में जाए। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबराबार के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में लड़ाई लड़ी ना पार्टी जाए भाड़ में, लड़ाई लड़ी ना पार्टी जाए भाड़ में, लड़ाई लड़ी ना पार्टी जाए भाड़ में। मंत्री जी जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबराबार के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई जीवन में लड़ाई लड़ी ना पार्टी जाए भाड़ में। दिन ब दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज। नवरात्रि मनाइए लेकिन कोरोना से डिस्टेंस बनाकर रखिए।